वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मूवर्स एंड शेकर्स। हमारे पीएम जी ने प्रिडिक्ट किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगले साल 6.3% होगी। 6 नहीं, 7 नहीं, 6.3%। आइए देखते हैं हमारे इकोनॉमिस्ट इस एग्जैक्ट फिगर पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे। पहले तो गर्मा गर्म चर्चा होती है देश की इकोनॉमी के बारे में, उसके बाद कॉन्क्रीट प्लान्स बनते हैं, ग्राफ्स, चार्ट्स, कैलकुलेशंस जो कोई नहीं समझता। फिर सारा डेटा कंप्यूटर्स में फीड किया जाता है और उसके बाद इसे एनालाइज करके हेड ऑफिस में भेजा जाता है। और उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे देश का सबसे बड़ा एक्सपर्ट इन रिपोर्ट्स के जरिए सही और एग्जैक्ट फिगर पर पहुंचता है। सो दैट्स इट, 6.3 लेडीज एंड जेंटलमैन, 6.3। अगले साल बहुत उन्नति होने वाली है, लेकिन आप अगले साल तक नहीं, सिर्फ कुछ पल रुकिए, क्योंकि हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Tonight our guests are actor Ayub Khan and the youngest drummer of India, 12-year-old Darshan Doshi. But before I give a big round of applause for Shari and his rubber band. वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। हमने कई गरीबों को बताया कि देश की अगले साल बहुत उन्नति होने वाली है, तो वो कहने लगे छोड़ो यार, गरीबी के कितने फायदे हैं शायद तुम जानते नहीं। कहने लगे कि आज की तारीख में इस देश में सिर्फ गरीब हैं जिन्हें एक्सटॉर्शन और खून की धमकियां नहीं मिलती हैं भाई लोगों से। वैसे बात पते की कही उन्होंने, एक्सटॉर्शन थ्रेट तो आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है। जिन्हें गुंडों से धमकी नहीं मिलती, बेचारों का नाम हाई सोसाइटी में बहुत खराब हो जाता है। तुम्हें थ्रेट नहीं आई? 10 बार आ चुकी है। लोग बात करने लगते हैं, भाई देखो कंगाल है यार, धमकी नहीं आई। हमने सुना है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने तंग आके खुद नागपाड़ा फोन किया और कहने लगा, भाई आपने मुझे धमकी नहीं देकर मुझे बदनाम कर दिया है। अगर आज शाम 5 बजे तक मुझे धमकी नहीं दी तो मुझे किसी और गैंग के पास जाना पड़ेगा। हाल ही में अखबार में एक तस्वीर छपी थी कांग्रेस के नेता छगन भुजबल जी की ब्लड डोनेट करते हुए। मैंने सोचा बहुत भले आदमी, कर्जा चुका रहे। पब्लिक से उनकी बिरादरी ने जो खून चूसा था, बेचारे पब्लिक को किसी तरह से वापस किया। बहुत भले आदमी। हमने ये भी सुना है कि हॉस्पिटल्स में काफी सारे ब्लड रिसीव करने वाले मरीज खास नेताओं के खून के लिए रिक्वेस्ट करते बल्कि तरसते हैं। ऐसी क्या खास बात है उनके खून में? ये मैंने कल्लू राम से पूछा, हंसकर उसने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। शेखर बाबू, कुछ दिन पहले जब हमको भी खून की जरूरत पड़ी तो हमने भी नेताजी का ही खून डलवाया। इसी बहाने कुर्सी के कुछ फायदे हम तक भी पहुंचेंगे। आखिर अब हमारे और नेताजी के बीच खून का रिश्ता जो है। वैसे हमारे कुछ नेता इतने गए गुजरे नहीं। बढ़ती हुई क्राइम रेट को नजर में रखते हुए हमारे चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी जी ने बिजनेस कम्युनिटी को रीअश्योर किया है कि हम हैं यहां तुम्हारे लिए। दुख सिर्फ इस बात का है कि जब सीएम यहां होते हैं तो गैंगस्टर्स वहां होते हैं, जब पुलिस वहां पहुंचती है तो गैंगस्टर्स यहां पहुंच जाते हैं। बेचारों को एक दूसरे से मिलने का मौका ही नहीं मिलता। पर ये दोनों तो हर मुशायरे में मिलते हैं, कमबख्त। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। शायर वही, शेर भी वही, और लगता है आज वो टपोरी भी नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। अर्ज किया है, मैं तेरी मस्त निगाहों का सहारा लेकर लो आ गए फिर से थकेले शेरों का पिटारा लेकर। तो सुनिए, नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है। नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है। मारना है तो प्याज मारो, टमाटरों में क्या रखा है। हाँ, न जाने अश्क से आंखों में क्यों है आए हुए। टेल मी, न जाने अश्क से क्यों है आंखों में आए हुए। कुछ नहीं, आप हैं कंजंक्टिवाइटिस से सताए हुए। अरे यार, कोई डिग्निफाइड की बीमारी ही दे देते। अरे फिर फंस गए ना उस्ताद, बहुत चालाक है ये नालायक। और तो और आजकल रेस्टोरेंट वाले भी चालाक हो गए। दाम नहीं बढ़ाते, दाम वही का वही, मगर प्लेट्स में खाना कम कर दिया है।
मलाई कोफ्ता ऑर्डर करो तो कोफ्ता बाइनोकुलर से ढूंढना पड़ता है। ये कोफ्ता, सूप इतना कम, मैंने वेटर से कहा भाई प्याले में क्यों लाए हो, सीधा चम्मच में लाना था। लेकिन पानी दिल खोल कर देते, दिल खोल कर। पानी देखकर तो सोच लिया है कि आइंदा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर जाऊंगा रेस्टोरेंट में। और जहां कोफ्ते छोटे हो गए, प्याज तो इनविजिबल हो गए। गुरु दत्त जी अगर आज हमारे बीच होते तो अपनी फिल्म का नाम जरूर प्यासा की जगह प्याजा रखते। ये रखो और जाते वक्त मुझे दे देना। महंगा भाई। आजकल अखबारों में रोज किसी की हिट लिस्ट का मेंशन जरूर होता है। क्या ये वाकई हिट लिस्ट होती है? जी हां, हमने मूवर्स एंड शेकर्स के व्यूअर्स के लिए खास एक जाने माने गैंगस्टर से रिक्वेस्ट की अपनी लिस्ट दिखाने के लिए। आइए उनकी डायरी में उनकी हिट लिस्ट देखते हैं। तारीख 7 नवंबर 1998, 8:30 बजे बेटी को स्कूल छोड़कर आओ। 9 बजे स्कूल से लौटते समय साकी नाका के सिग्नल पर सेठ धनीराम को लुढ़का दो। 9:30 बजे बोरीवली वाले बिल्डर को फोन करके धमकी देनी है। 10 बजे कांदीवली वाले बिल्डर के साथ पिछले हफ्ते की धमकी पर फॉलो अप। 10:15 बजे नाश्ता चाय। नाश्ता चाय भी करते हैं भाई। हाँ। 1 बजे बेटी को स्कूल से पिकअप करो। कोई किडनैप करने लायक हो तो गाड़ी का नंबर नोट करो। 2:30 बजे सत्या का वीडियो खरीदकर डायलॉग याद करो। आप देख रहे हैं ना कितनी मेहनत का काम है। रिसेंटली एक इश्तिहार मैंने देखा, टूथब्रश विथ माइक्रो ब्रिसल टेक्नोलॉजी। पहले तो मैं समझा किसी रॉकेट का ऐड है। टूथब्रश की रिसर्च का पैसा किसी और क्षेत्र में खर्चा जाता तो आज हमारा देश कहीं और होता। भविष्य का टूथब्रश कैसा होगा हमें आज बताएंगे भारत के ब्रिलियंट टूथब्रश रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर मंजनकर। डॉक्टर मंजनकर साहब, हेलो। भविष्य का टूथब्रश कैसा होगा? जिस तरह हमारी बेवकूफ कंपनियां रिसर्च कर रही है, हो सकता है भविष्य के टूथब्रश से आप ईमेल भी भेज सके। अच्छा जी। अच्छा, क्या ऐसा ब्रश नहीं बनाया जा सकता जिससे हमारे नेता अपने दांत और अपना मुंह साफ कर सके? नो 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 नो, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। वो सब छोड़िए डॉक्टर मंजनकर, और ये बताइए कि इतनी तरक्की के बावजूद हमारा देश आज तक चांद पर रॉकेट क्यों नहीं भेज सका? एक्चुअली 1968 में जो रॉकेट चांद पर पहुंचा था वो इंडियन था। अच्छा जी हाँ, लेकिन अमेरिकन्स ने हमारे पियोन्स को पैसे खिलाकर झंडे चेंज कर दिए। अरे आपको मालूम नहीं? मगर आप इन फोटोग्राफ को देखकर साफ मालूम कर सकते हैं कि चांद पर पहुंचने वाली पहली फैमिली, फर्स्ट फैमिली इंडियन है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और ये सब माइक्रो ब्रिसल टेक्नोलॉजी वाला टूथब्रश यूज करते होंगे, है ना मिस्टर, क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर मंजनकर। अरे तो मैं क्या करूं, जाइए कोने में जाके मंजन कीजिए, जाइए। अरे जाइए। हाउ आई ब्रश हिम असाइड। वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। आजकल के क्विज प्रोग्राम्स हमने रियलाइज किया आर टोटली यूजलेस। क्विज होना चाहिए जो हमारे बच्चों को आज की दुनिया से परिचित कराए। आउटर मंगोलिया का प्रेसिडेंट कौन है? हु केयर्स? लुम्बागा का कैपिटल क्या है? हु नोज? ये देखिए एक सैंपल। हेलो, सड़क छाप में मैं ब्रजेश आप सबको हेलो बोल रहा हूँ। और आज हम देखेंगे कि अपने देश वाले अपने देश के बारे में ज्यादा जानते हैं या फॉरेन के बारे में ट्रैफिक से कोई बचा हो। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। ओके। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? बॉम्बे। Are you sure? या Don't change your mind. हम चाहिए हमें। Okay. गुजरात की राजधानी क्या है? सूरत। Okay. What is the capital of Gujarat? गुजरात इज बड़ौदा। Failure. What is the capital of London? बेटा लंदन, कैपिटल ऑफ लंदन। Okay. What is the capital of Britain? सेम थिंग लंदन। मुझे ये बताइए गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। Gujarat. I don't know. Rajkot. I suppose, I'm not too sure. मुझे ये बताइए इंग्लैंड की राजधानी क्या है? क्या बोल? राजबरी राइनोसरस। मुंबई की राजधानी क्या है? मुंबई की राजधानी मुंबई। मुंबई की राजधानी मुंबई है। मुंबई की राजधानी होती है। अच्छा मुझे ये बताइए गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीधाम। बड़ौदा।
मजाक करते हैं यार। अरे ये जनरल नॉलेज नहीं, ये तो कैपिटल पनिशमेंट है। Our first guest in Movers and Shakers tonight is a itsy bitsy teeny weeny boy who is supposedly the youngest drummer in India. He's just 12 years old and he's been playing drums since he was just 2, an age when you and I were just wetting our diapers. He has now found himself an enviable place in the Limca Book of Records. Ladies and gentlemen, please welcome DDDD, the drumming dude, Darshan Doshi! ये तुमने बहुत दर्शन जबरदस्त ड्रमिंग अभी की। एक अच्छे परफॉर्मेंस के बाद तुम्हें कैसा लगता है? यू फील गुड। अच्छा, 2 साल की उम्र में तुमने ड्रमिंग शुरू की। 2 साल की उम्र में तो लोग, बच्चे जो हैं वो गिल्ली डंडा भी खेलना नहीं जानते ठीक से। तुमने ड्रम के स्टिक्स उठा लिए। किसने तुम्हें इंस्पायर किया? शिवमणि ने? मेरे पापा ने। पापा ने? पापा भी ड्रमर है? तो तुमने कैसे कैसे शुरुआत की? तुम्हें कुछ याद है? 2 साल की बातें याद तो नहीं रहती, लेकिन तुम्हें कुछ याद है कैसे तुमने शुरुआत की? कुछ भी मारते थे ऐसे ऐसे करके पहले? हाँ? मेरे पापा के प्रोग्राम में रहता था, उधर देखता था सब, तो फिर होता था, फिर चालू किया बजाने का। अच्छा, पहले तो चेयर पे बजाता था। कुर्सी पे तुम बजाते थे? मतलब ड्रमिंग कुर्सी पे करते थे? आई डोंट, थैंक यू। अरे तुमने बजाया तो अच्छा खासा गा भी लिया। तुम फिर लिटिल वंडर्स में और लिटिल स्टार जो उसमें फिर कैसे चले गए? मेरे पापा का एक प्रोग्राम था, तो उधर कल्याण जी अंकल आए थे, तो उन्होंने उनको बोला कि उनको चाहिए कोई आर्टिस्ट, तो उन्होंने बोला मेरा बेटा बजाता, तो उनके घर पे लेके गए और उन्होंने बोला ये डेट ये तारीख में आ जाओ। तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा कल्याण जी ने और एकदम आनंद जी हो गए। नहीं? और क्या क्या करते? क्रिकेट। क्रिकेट। तो बड़े होके फिर क्या बनना है? ड्रमर बनना है, क्रिकेटर बनना है, पढ़ाई की ओर जाना है, सरकारी नौकर बनना है, पायलट बनना है, डिस्को डांसर बनना है, क्या बनना है? ड्रमर। ड्रमर। तुम्हें लगता है कि तुमको ड्रमर ही बनना चाहिए? और पढ़ाई कब तक करोगे फिर? बीकॉम। बीकॉम? ये बीकॉम क्यों? डिग्री चाहिए। Very nice talking to you, Darshan. It was a great pleasure talking to you, and we all sincerely hope that you go on to become the biggest drummer of India. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest in MNS, the Mashook hero, Ayub Khan. Ayub साहब, आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? That's a great preoccupation for any actor. हाँ जी, आजकल आजकल क्या कर रहे हो? Nothing. Because doing something is very dangerous. Very dangerous and very difficult also. Very difficult but more dangerous. फोन आ जाते हैं। ये बात भी सही। अच्छा, आप एक बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री के प्रीमियर और इलस्ट्रियस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हाउ डिड यू मैनेज टू मूव आउट फ्रॉम द क्लचेस ऑफ बीइंग अ खान? मैंने एक छत्र छाया थी ना दिलीप साहब की, नासिर साहब की, उससे निकाल कर एक अपना वजूद, अपनी आइडेंटिटी बनाना। अभी भी अपनी खुद का एक वजूद बनाने की कोशिश में लगा पड़ा हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ भी हो एक छोटा मोटा नाम कमा लो अपने लिए। फिलहाल तो हमारे जो मॉडेस्टी आपको विरासत में हुई? हमारे जो अंकल हैं वो अल्लाह के फजल से इतने कामयाब और ग्रेट आर्टिस्ट हैं कि उनके चुंगल से निकलना नामुमकिन है। आई डोंट थिंक सो दैट विल एवर बी पॉसिबल। तो फिर तुमने शादी इतनी जल्दी कैसे की? तुम्हें ऐसा लगा और एक्टरों के जैसे नहीं लगा बीवी छुपा के रखनी चाहिए या शादी देर से करनी चाहिए क्योंकि स्टारडम पे असर पड़ता है? वो बात सही है, मगर क्या है कि लोगों को स्टारडम की फिक्र थी, मुझे फिक्र थी कहीं बीवी ना भाग जाए मेरी किसी और के साथ। इससे पहले कि वो चली जाए मैं उनसे शादी कर लूं। तुमने जो फिल्म की सलामी उसमें तुमको बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत 15 kg को लूज करना पड़ा, कोई जाके आर्मी
में हेडक्वार्टर्स में जी जाके हाँ, ट्रेनिंग आई में गया था आई मैं, में, हाँ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी। हाँ। तो वहाँ मुझे उनका कहना था कि इफ समवन इज पोर्ट्रेइंग a character from the IMA, we would like it if he understands the rituals and whatever the आई में आल्सो probably stood for the Indian Mashuk Academy। तो वहाँ मैंने 2 महीने की ट्रेनिंग ली, अच्छा, और जो आप कह रहे हैं वो 9 दिन में उन्होंने मेरा 15 किलो घटा दिया। अब कहाँ जा रहे हो, किस तरफ तुम? मुझे खुद पता नहीं, ढूंढ रहा हूँ रास्ता। मगर मैं मृत्युदंड तुमने की जी हाँ, माधुरी के साथ, जी, प्रकाश जी, झा के जी, साथ। जी, हाउ जी। वाज दैट एक्सपीरियंस? that was really a dream. It was something that I could not, I was wondering ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि to work with the finest people is definitely a privilege. What is your wife's reaction towards you? How does she like you being an actor? उनको, क्योंकि ज्यादातर बीवियों का ही होता है यार, कुछ और बन जाते हैं, फिल्म एक्टर क्यों बन गए? हाँ, वो घड़ी घड़ी फिर एक्सक्यूज देते हो, ऐसा छूना डायरेक्टर ने कहा, ऐसा पकड़ना डायरेक्टर ने कहा। मैं नहीं चाहता था, मैं तो कह रहा था दूर रखो, मुझे करनी नहीं, ऐसे आपको मिलना है और ऐसे आपको किस करना, मैं नहीं चाहता कसम से। जाहिर है कि शुरुआत में उनको अच्छा नहीं लगा होगा। मुझे आई एम श्योर किसी वाइफ को ये पसंद नहीं होगा कि उनका शौहर किसी और के साथ भाव में लेके गाने उनका गा शौहर रहे का सलमा पे दिल आ जाता है। तो बट इट टुक सम टाइम। हम्म। अगर थोड़ी मैच्योरिटी हो तो समझ में आती है कि भाई दिस इज योर ब्रेड एंड बटर, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दिस इज योर ब्रेड एंड बटर एंड योर प्राइवेट लाइफ इज समथिंग एल्स। Absolutely. You don't make your professional life your private life. Keep earning the bread and keep buttering your wife. That's a good one. Yeah. अच्छा, इन फिल्मों में काम करने के बाद कभी आउटडोर शूटिंग में कभी कुछ ऐसा हादसा हुआ है कि आउटडोर शूटिंग के वक्त कभी किसी ने गाने के वक्त या ऐसा कुछ बोल दिया हो जिससे मुझे याद आपको है, ये हमारी पहली पिक्चर माशूक के लिए हम लोग नैनीताल गए थे। तो वहाँ शूटिंग होती नहीं है ज़्यादातर, तो वो होती है लेकिन दूसरे किस्म की। दूसरी किस्म की शूटिंग। तो करीबन कुछ 10-15 साल के बाद कोई यूनिट वहाँ पहुँची थी, तो वहाँ सब लोग खुश हो गए थे कि हमारे यहाँ शूटिंग हो रही थी। तो वहाँ के जो यंग लड़के थे वो वहाँ आ गए, तो थोड़ी वो मस्ती करने लग गए। तो मस्ती की वजह से थोड़ा वहाँ लाइटमैन और उनमें झगड़ा सा हो गया, तो द सिचुएशन में टोटली आउट ऑफ हैंड। तो हमने कहा कि भैया आप यहाँ से भागो सबसे पहले सबसे पहले भागो। भागते हैं। तो मुझे याद है कि मैं और आयशा जहाँ हम लोग शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा बस भागो, गाड़ी में जाके बैठ जाओ और निकल जाओ यहाँ से। तो पहले वो आयशा को लेके गए और मैं पीछे पीछे भाग रहा था, और हम लोग गए एंड आयशा गॉट इनटू द वैन और उसने दरवाजा कर दिया एंड दे ड्रोव ऑफ एंड दे लेफ्ट मी देयर। मुझे नहीं जाओ यार, कोई यार मुझे छोड़ो, मैं फिल्म का हीरो हूं यार, मुझे मत छोड़ो। फिर बाद में किसी मतलब नहीं, आयशा ने मुड़ के तो नहीं बोला हम हीरो बदलना चाहते हैं। तो फिर बाद में कोई लोकल थे वहाँ, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा के फिर वो मतलब प्रोड्यूसर को भी ये पता नहीं था कि हीरो है कि नहीं साथ में। बाद में पहुंचे, भैया मैं भी था यार वहाँ। तौबा। तो दैट वाज वन एक्सपीरियंस। ऐसे तो बहुत काफ़ी एक्सपीरियंसेस होते रहते ये हैं। तो लड़कों के साथ। हाँ जी, लड़कियों के साथ कैसे एक्सपीरियंस? बीवी होती साथ में क्या एक्सपीरियंस होगा। हमेशा कभी ये कोशिश नहीं कि बीवी को छोड़ के नहीं जाओ? नहीं, हाँ, मेरी सर। हमेशा कोशिश यही रही कि बीवी साथ में रहे। अपनी ना। जी हाँ। So lovely talking to you. Thank you.